Next topic in chapter laws of motion is principle of conservation of linear momentum. ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है एंड इसकी जो एप्लीकेशन रहेंगी वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है. तो इसकी जो स्टेटमेंट है वो है इन एन आइसोलेटेड सिस्टम कंसिस्टिंग लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स द नेट मोमेंटम इज ऑलवेज conserved and is not affected by the mutual action and reaction among the particles. अगर कोई आइसोलेटेड इंडिविजुअल सिस्टम दे रखा है, उसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, तो वो पार्टिकल्स आपस में इंटरेक्ट भी करेंगे, बट जो टोटल मोमेंटम रहेगा वो रिमेन कंजर्व्ड रहेगा फॉर द सिस्टम के लिए. तो इसका प्रूफ हम कैसे करेंगे? कंसीडर करेंगे लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल, कंसीडर n number of particles having masses m1, m2, mn and velocities v1, v2, vn, right? If capital P is total momentum of the system, then we can write capital P is sum of individual momentum of the particle. Total momentum of the system is equal to में sum of individual momentum of the particles, that is m1 v1 प्लस में m2 v2 प्लस में mn vn, right? Okay, if capital M is total mass of the system, and capital VCM, that is the velocity of center of mass, where whole mass is supposed to be concentrated. तो total momentum को हम लिख सकते हैं mass into velocity, right? और we know that अगर डिफ्रेंशिएट कर दें हम इस इक्वेशन को, डिफ्रेंशिएट with respect to time, then we get dp by dt mv center of mass, right? Mass is constant, dv of mass upon में dt, and we know differentiation of velocity with respect to time is acceleration, so we get center of mass this, right? And by definition and using Newton's second law of motion, ma सेंटर ऑफ मास इंटू एक्सेलरेशन क्या होता है? फोर्स होती है. एंड फॉर आइसोलेटेड सिस्टम वी नो कि फोर्स जो होगी वो क्या होगी? ज़ीरो होगी. देन फ्रॉम इक्वेशन 1, इस को नेम दे देते हैं 1, this one is 2 and this one is 3. So from equation third we get P is constant, right? Because it implies dp by dt is 0 and then P is constant, right? That means जो momentum है, total momentum है, वो remain conserved रहेगा. And from equation we can write P1 plus में P2 plus में Pn remain constant, और M1 V1 plus में M2 V2 plus में Mn Vn remain constant. This is the conservation of linear momentum. This represents conservation of linear momentum, right?
this result. Okay, next is application of conservation of linear momentum. It is a very important topic, right? इसको हम न्यूमेरिकल्स में भी बहुत यूज करेंगे. तो फर्स्ट है इसकी एप्लीकेशन, रिकॉइल ऑफ गन. जब भी गन में से बुलेट फायर्ड होती है, बुलेट तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है, जो गन होती है वो रिक्वायल बैक करती है, तो हम उसकी वेलोसिटी हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. बिकॉज जो गन एंड बुलेट है इनिशियली वो क्या बनाते हैं, एक आइसोलेटेड सिस्टम होता है, राइट? और जैसे ही वो फायर्ड करती है, तो जब भी कोई आइसोलेटेड सिस्टम होगा उसमें हमने अभी क्या पढ़ा कि कंजर्व रहेगा लीनियर मोमेंटम. तो इनिशियल मोमेंटम को और फाइनल मोमेंटम को हम इक्वेट करवा देंगे. तो लेट्स स्टार्ट. बिफोर फायरिंग, फायरिंग से पहले जो इनिशियल मोमेंटम रहेगा गन एंड बुलेट का, वो क्या होगा, कैपिटल मास, वो रेस्ट पे है तो वेलोसिटी जीरो, और बुलेट भी रेस्ट पे है तो वेलोसिटी जीरो. तो इनिशियल मोमेंटम जो टोटल रहेगा वो जीरो होगा. आफ्टर फायरिंग, फायरिंग के बाद तो मोमेंटम अगर हम देखें आफ्टर फायरिंग, जो स्मॉल बुलेट है वो स्मॉल v वेलोसिटी से आगे फॉरवर्ड मूव करी, एंड जो हमारा गन है वो v वेलोसिटी से बैक मूव किया, राइट? तो अगर हम इन दोनों को इक्वेट करवाते हैं, यूज करते हैं हम यहाँ पर यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. सो वी गेट मोमेंटम PI इज इक्वल टू में PF, राइट? एंड फ्रॉम दिस इक्वेशन 1 and 2 वी गेट mv प्लस में m कैपिटल V 0 एंड V इज इक्वल टू में माइनस स्मॉल mv अपॉन में कैपिटल M. ये माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो गन की जो मूवमेंट होगी वो क्या होगी, बैक डायरेक्शन में होगी, बैकवर्ड होगी. सो फ्रॉम बाय यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हम इजीली रिक्वायर्ड गन की वेलोसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं. नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशन है एक्सप्लोजन ऑफ द बॉम्ब, या कोई भी शेल का अगर एक्सप्लोजन होता है तो हम उनकी भी वेलोसिटीज फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. तो हम बिफोर एक्सप्लोजन अगर बॉम्ब की मोमेंटम देखें, बॉम्ब का मोमेंटम क्या होगा, रेस्ट पे है तो जीरो होगा. और आफ्टर कोलिजन अगर हम इसका मोमेंटम देखते हैं आफ्टर कोलिजन, तो वो क्या हो जाएगा, जैसे 7 इसके पार्टिकल्स बन गए तो m1 v1 m2 v2 प्लस में ऑन m7 v7. दिस इज द टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ द बॉम्ब, ठीक है, आफ्टर एक्सप्लोजन. तो बाय यूजिंग अगेन, बाय यूजिंग conservation of linear momentum, conservation of linear momentum, we can write pi is equal to में pf, and therefore we get from first and second equation m1 v1 m2 v2 प्लस में m7 v7 इज इक्वल टू में 0. यहाँ से भी हम इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं velocities ऑफ एनी ऑफ द पार्टिकल. ओके, नेक्स्ट वन इज द रॉकेट एंड जेट प्लेन्स में भी हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यूज करते हैं. तो अगर इनिशियली मान लो रॉकेट का मास m है एंड वेलोसिटी 0 है, तो जो इसकी मोमेंटम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट? बट आफ्टर फायरिंग, जैसे ही फ्यूल बर्न हुआ तो आफ्टर फायरिंग जो मोमेंटम होगा इसका वो क्या होगा, मास ऑफ रॉकेट, वेलोसिटी ऑफ रॉकेट प्लस मास of gas and velocity of gases, but in the backward direction, right? इसका कैसा होगा, backward direction, तो हम नेगेटिव साइड यूज कर लेते हैं इधर, mv माइनस में mg vg. and by using the conservation of linear momentum, again using conservation of linear momentum, we get linear momentum, we get pi is equal to में pf, that's why mv minus masses of gas
velocity of gas is equal to में 0, that is the backward momentum of the gases, और ये forward momentum मिलेगी रॉकेट की। तो इससे हम velocity of रॉकेट फाइंड आउट कर सकते हैं। yes, okay, next one is the next topic is equilibrium of concurrent forces। equilibrium of concurrent forces क्या होता है? A number of forces whenever acting at a point simultaneously, एक ही पॉइंट पर अगर बहुत सारी फोर्सेस एक्ट कर रही है उनको हम कहेंगे concurrent forces, और such forces are balanced है, then it is called the equilibrium। balanced means उनका रिजल्टेंट जो आ रहा है वो क्या है? जीरो है, तब हम उन्हें क्या कहेंगे कि concurrent forces equilibrium में है। फॉर एग्जाम्पल हम कंसीडर कर लेते हैं 3 forces, जैसे 1 is here, second is here, third one is here, right? अगर हम यहाँ पर देखें तो F1 प्लस में F2 का अगर हम रिजल्ट, बिकॉज दे आर सब एट सम एंगल, इन दोनों का रिजल्टेंट देखें तो हमें समवेयर हेयर मिलेगा, राइट? दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ F1 प्लस में F2, राइट? तो जो इफ F is equal to में माइनस ऑफ F3, F is equal to में माइनस ऑफ F3, then we can say forces F1, F2 and F3 are in equilibrium, equilibrium में वो होंगी, राइट? इधर से भी देख सकते हैं, अगर ये तीनों फोर्सेस का जो सम है अगर वो जीरो आ जाए तो हम उनको क्या कहेंगे कि वो कैसे हैं? इक्विलिब्रियम में है, राइट? तो इक्विलिब्रियम ऑफ कंकरेंट फोर्सेस ये रिप्रेजेंट करता है कि कंकरेंट फोर्सेस कौन सी होगी? जो साइमल्टेनियसली एक्ट कर रही है एट पॉइंट, कंसीडर कर लिया हमने ये O पॉइंट, ये F1 F2 तो एक पॉइंट O पर एक्ट कर रही थी, और इनका अगर सारों का सम जो होगा, रिजल्टेंट होगा जो, वो जीरो आ जाए तो हम कहेंगे तीनों कैसे हैं? आर इन इक्विलिब्रियम। ओके, नेक्स्ट वन इज द सम कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक्स। कुछ फोर्सेस जो मैकेनिक्स में हम यूज करते हैं जनरली आर वेट। फर्स्ट वन इज द वेट। वेट इज अ फोर्स दैट ऑलवेज एक्ट डाउनवर्ड, ठीक है, जो ग्रेविटी की वजह से है। जैसे मान लो कोई भी सरफेस पे मास है, कोई भी मैटर पड़ा हुआ है जिसका मास m है, तो उसके लिए जो वेट होगा वो हमेशा कैसे होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। अगर कोई इंक्लाइन प्लेन में भी पड़ा है कोई मैटर, तो उसका भी हमेशा कैसे लगेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट लगेगा, राइट? फोर्स लगेगी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं mg से, राइट? नेक्स्ट वन इज द नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन है जो रिएक्शन कोई भी सरफेस, कोई भी फ्लोर दे रहा है इन रिटर्न ऑफ एनी वेट, एनी फोर्स, राइट, दैट इज एक्टिंग ऑन इट। तो ये हमेशा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे लगती है एंड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सरफेस, ठीक है, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सरफेस के हमेशा कैसे होगी? परपेंडिकुलर होगी। तो अगर ये कोई भी वेट है, ये कोई भी बॉक्स है जिसका मास क्या है? m है, इसके लिए जो वेट होगा वो कैसे होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। दिस इज द एक्शन, और इसका रिएक्शन जो सरफेस देगा वो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड इट इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन, जिसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं और r से रिप्रेजेंट करते हैं। इन केस ऑफ इंक्लाइंड प्लेन जो नॉर्मल रिएक्शन, वेट तो हमारा डाउनवर्ड ही लगेगा ऑलवेज, जो नॉर्मल रिएक्शन है वो कैसे, कहाँ पे लगेगी? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे एंड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन दैट इज इन दिस डायरेक्शन। I guess it is clear, right? कि normal reaction acts always perpendicular to the plane। जो normal reaction है always acts perpendicular to the surface and at point of contact, right? Next one is the tension।
टेंशन क्या होती है? टेंशन है एक तरह का खिंचाव, एक तरह की फोर्स जो जनरली स्ट्रिंग और वायर्स में लगती है। और वो कैसे एक्ट करती है? इट ऑलवेज एक्ट फ्रॉम द अवे फ्रॉम द टाइड पॉइंट। जैसे अगर हम इस मास से देख रहे हैं, ये एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, तो टेंशन फ्रॉम दिस टाइड पॉइंट ऑलवेज एक्ट अपोजिटली, राइट? ऑलवेज अवे फ्रॉम द टाइड पॉइंट टी टेंशन रहेगी। अगर हम इस टाइड पॉइंट से देखते हैं तो इट एक्ट्स डाउनवर्डली, राइट? और वेट कहाँ लगेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा इसका, राइट? तो टेंशन क्या है? ऑलवेज acts in opposite direction to the tide point। टाइड पॉइंट के हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। और ये एक तरह की फोर्स ही होती है जो एक्ट्स इन स्ट्रिंग, किस में होगी? स्ट्रिंग और वायर में आपको मिलेगी, राइट? नेक्स्ट पार्ट इज okay, next one is the spring force. Spring force is always directly proportional to the x, that is elongation or the compression। इनिशियली कंसीडर करते हैं जो लेंथ थी स्प्रिंग की वो थी L। अब जैसे ही हमने M टाई किया तो इसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज हो गई, दैट इज x और ऐड हो गया इसमें। तो x क्या है इधर? एलोंगेशन। तो जो फोर्स डेवलप होगी इन द स्प्रिंग, दैट इज द रिस्टोरिंग फोर्स, वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी दिस एलोंगेशन और कंप्रेशन के। ये कंप्रेस भी हो सकता है, राइट? एंड अगर इसको प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो हम माइनस के एक्स लिखते हैं, क्योंकि ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो ऑलवेज इसकी जो डायरेक्शन रहेगी वो अपोजिट टू द एलोंगेशन और कंप्रेशन रहेगी, इसलिए ये नेगेटिव साइन आया है, राइट? एंड के इज द फोर्स कांस्टेंट हियर। नेक्स्ट वन इज द फ्री बॉडी डायग्राम। हम किसी भी बॉडी का एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। जैसे इनिशियली हमने कंसीडर किया है M1 M2 टू masses connected by a string and F is the force acting on it, right, on the mass M2। तो अगर हम M2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, M2 मास का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, तो हमने कुछ नहीं करना, सिर्फ जो इस पे फोर्सेस लग रही हैं, जैसे F इधर लग रही है, टेंशन इधर लग रही है, एक्सेलरेशन इधर लग रही है, तो हमने सिर्फ वो ही लिखना है जितनी भी उस पर फोर्स लग रही है। अगर हम इधर बात करें तो हमारे इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी? F माइनस टी इज इक्वल टू मास इंटू में एक्सेलरेशन। ऐसे हम इक्वेशन ऑफ मोशन बना सकते हैं किसी भी डायग्राम का फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर, राइट? ओके, नेक्स्ट वन इज द अपेरेंट वेट ऑफ मैन इन अ लिफ्ट और एलिवेटर। जब भी कोई पर्सन एलिवेटर और लिफ्ट में मूव कर रहा होता है तो जो उसका वेट होता है वो वेरी करता है। अगर उसने इनसाइड किसी वेट मशीन लेके गया वो, और अगर लिफ्ट एक्सेलरेटेड होगी या डी एक्सेलरेटेड होगी तो जो वेट होगा वो वेरी करेगा। कैसे वेरी करता है? आर क्या है यहाँ पर? जो रिएक्शन है एक्सर्टेड बाय द सरफेस ऑफ द लिफ्ट, जिसके वो कांटेक्ट में है पर्सन, ठीक है? जहाँ से वो कांटेक्ट में है पर्सन, मान लो कंसीडर करो पर्सन इज हेयर और वो कांटेक्ट है दिस पॉइंट, ठीक है, सरफेस से। अगर हमने वहाँ पे वेट मशीन लेके गए हुए हैं हम, तो जो अपेरेंट वेट है आर, दैट इज द रिएक्शन, वो क्या करेगा? वेरी करेगा। डिपेंड करता है कि जो लिफ्ट है वो एक्सेलरेटेड है, डी एक्सेलरेटेड है और रेस्ट पे है। तो हमने 3 केसेस बनाए हैं। फर्स्ट केसेस इज व्हेन लिफ्ट इज एट द रेस्ट और मूविंग इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से वो मूव कर रही है, ठीक है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है मतलब एक्सेलरेशन इज 0, एक्सेलरेटेड नहीं है। तो अगर हम इधर फोर्सेस देखें मैन पे कौन कौन सी लग रही है, वेट डाउनवर्ड लगेगा एंड नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे होता है हमेशा। इधर एक्सेलरेशन 0 है तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बन जाएगी? r माइनस एम जी इज इक्वल टू 0, r इक्वल टू एम जी। इन दिस केस जो अपेरेंट वेट है वो सेम होगा जो उसका एक्चुअल वेट है,
right. Next one is the when lift is moving in upward direction with a uniform acceleration. यूनिफॉर्मली एक्सलरेटेड है मशीन जो लिफ्ट है और वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, अपवर्ड डायरेक्शन है। और फोर्सेस कौन सी लगेगी? अगेन mg डाउनवर्ड एंड नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड। तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बनेगी इधर? r माइनस एम जी इज इक्वल टू में एम ए एंड r इज इक्वल टू में एम जी प्लस में एम ए, राइट। अब दिस अमाउंट ऑफ जो वेट है वो ऐड हो गया है वेट में, ठीक है, ये क्या हो गया है? ऐड हो गया है। तो जो r है वो ग्रेटर देन हो गया किससे? mg से। और वी कैन से जो अपेरेंट वेट है वो ग्रेटर देन होगा एक्चुअल वेट से, राइट। नेक्स्ट वन इज द व्हेन लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड विद एक्सेलरेशन a, डाउनवर्डली मूव कर रही है। तो अगेन इस पे फोर्सेस कौन कौन सी होगी? r mg. Again mg minus r is equal to mass into acceleration. For this case r is equal to में mg minus ma. That means जो apparent weight है वो less than है actual weight से, because ये कुछ minus subtract हो गया है। तो हम लिख सकते हैं apparent weight is less than actual weight, actual weight से, राइट। नेक्स्ट वन इज द कंसेप्ट ऑफ वेटलेसनेस। कब कहेंगे कि अब वेटलेसनेस हो गया? अगर मान लो जो लिफ्ट की वायर थी वो टूट गई और अब जो लिफ्ट है वो मूव कर रही है डाउनवर्डली विद द एक्सेलरेशन g से। तो इसके लिए अगर हम इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन, तो दैट इज mg माइनस r इज इक्वल टू में mg, दैट मीन्स r इज इक्वल टू में 0। दैट इज अपेरेंट वेट जो होगा वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। दैट इज द कंडीशन ऑफ वेटलेसनेस, राइट। ओके, विद दिस टॉपिक हमारा ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने सारे जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे सारे कवर कर लिए। और इफ़ स्टिल यू हैव एनी डाउट प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, एंड इस पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल हैं हम वो नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। थैंक यू।